हेलो एवरीवन। तो कैसे हम लोग साथियों, आशा करते हैं आप सही पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी का घटना चक्र देख रहे हैं। कल हम लोगों ने पॉलिटी घटना चक्र का पहला क्लास किए थे, आज ये दूसरा क्लास है। क्लास आज का जो है वो संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का की टॉपिक है, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू शुरू से इसका पढ़ना शुरू करते हैं। इसका थोड़ा पहले थ्योरी देख लेंगे, क्योंकि थ्योरी देखने के बाद आगे एक सारा चीज आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। जो कुछ भी आप पढ़े होंगे वो सारा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा के सर्वप्रथम मांग कब रखी गई थी? भारतीयों की ओर से, एक मिनट रुक जाइए। ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, भारतीयों की ओर से संविधान सभा के सर्वप्रथम जो मांग रखी गई थी वह मई 1934 ईस्वी में रखी गई थी। कब रखी गई थी? मई 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान संविधान क्या कहते हैं, संविधान सभा की मांग रखी गई थी। ठीक है, देखो, और किसने रखा था? तो इसको रखा था स्वराज पार्टी ने रखी थी। ठीक है, स्वराज पार्टी ने इसका रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1934 ईस्वी में वर्ष 1934 ईस्वी में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? 1934 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का सबसे पहले जो गठन का विचार रखा था वो एम एन रॉय जी ने रखा था। किसने रखा था? एम एन रॉय जी ने भारत में संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार रखा था। कब रखा था? 1934 ईस्वी में। ठीक है, स्वराज पार्टी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट करता है भारत भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार पटना में मई 1934 ईस्वी में संविधान निर्माण के आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार जो है स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 ईस्वी में संविधान निर्माण के आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 ईस्वी 36 में फैजपुर अधिवेशन में की गई। ठीक है, इसकी पुष्टि कब की गई? तो 36 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन में। किसका? संविधान सभा मांग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में किस मिशन के द्वारा रखा गया? ठीक है, एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी द्वारा भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा नियत होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होती थी। देखो, संविधान सभा का निर्वाचित होना था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार होता, और जो है प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना है। ठीक है, ये चीज वहां पे डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, इसके तहत मोटे तौर पर, ठीक है, मोटे तौर पे कहा गया इसके तौर पे कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल संख्या संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या कितना था? 389। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितना था? 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 296 सीट। संविधान सभा में कुल सदस्य कितना था? 389 सीट है, जिसमें 296 सीट ब्रिटिश भारत को था। वही 93 सीट क्या देसी रियासतों का था। ठीक है, देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो ब्रिटिश भारत के आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्य का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। ठीक है, जो सिंपल सा बात है, संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी। ठीक है, उसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत को, 93 सीट देसी रियासत को आवंटित किया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीट जो किया गया था उसमें से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ। 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। ठीक है, ये चीज डिसाइड किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा सिंपल से बात, संविधान सभा में कुल कितना सदस्य? 389 सीट मारना है। ठीक है, तो देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए मुख्य चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए मुख्य चुनाव जुलाई और अगस्त में हुआ था। ठीक है, 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ठीक है, 296 सीटों में से कांग्रेस को भैया 208 सीट मिला था। ठीक है, कांग्रेस को कितना? 296 सीटों में से कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208। वही मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको पूछेगा संविधान सभा में से 296 सीटों में से कांग्रेस को कितना सीट मिला? कांग्रेस को सीट मिला था 208, वही मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था। और 15 सीट जो है अन्य सभी पार्टी को मिला था। ठीक है, 15 सदस्य और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिला था। ठीक है,
देशी रियासतों में प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देखो देशी रियासत थे ना, शुरू शुरू में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद 28 मई 1947 ईस्वी को प्रारंभ संविधान सभा में तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों में प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू हो गया था। कब से शुरू हुआ? 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को तृतीय अधिवेशन से ये लोग शामिल होना शुरू हो गए, ठीक है। अब आते हैं संविधान संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। आपसे पूछेगा संविधान सभा क्या चीज का परिणाम था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसा निर्वाचन था यहाँ पे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ठीक है। प्रांतों में विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर क्या आधारित नहीं था, ठीक है। देखो प्रांतों के विधानसभा में जो उपयोग किया गया था वो निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था, और यह निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी, ठीक है। वर्ष 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। और 20 नवंबर 1946 ईस्वी को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए, ठीक है। आप समझे? यहाँ पे नहीं समझे होंगे, देखिए बताते हैं। ये निर्वाचन, इसमें जो निर्वाचन मंडल का एक व्यवस्था किया गया, ठीक है। प्रांतों के विधानसभाओं का उपयोग जो किया गया निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, ठीक है। और यह निर्वाचन मंडल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था, न कि यह वयस्क मताधिकार पे, ठीक है। 20 नवंबर 1946 ईस्वी को वायसराय ने निर्वाचित जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि था उस सभी को आमंत्रित किया 20 नवंबर 1946 ईस्वी को। और ये लोग कब आए? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस डेट को याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये डेट 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। एक मिनट रुकिए, तो कलर चेंज कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? 207 सदस्यों में से भाग लिए थे। इसमें महिला कितनी थी? 9 महिला थी। पहली संविधान सभा की पहली बैठक में कितना सदस्य भाग लिया था? 207 सदस्य ने भाग लिया था। महिला कितना था? महिला इसमें से 9 महिलाएं थी, ठीक है। फिर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। जब 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की पहली बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्य ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थे। और इस अध्यक्ष की और इस बैठक की अस्थायी अध्यक्ष जो था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? एकदम निर्विरोध को संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने क्या संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, ठीक है। जो कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा क्या पारित किया गया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पारित किया गया। और उसको एक्सेप्ट कब किया गया? इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया था वह 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को क्या किया? संविधान सभा द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। फिर आता है माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 ईस्वी, याद रखिएगा माउंट बेटन योजना का जो आया था 3 जून 1947 ईस्वी को आया था। इसके तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल संविधान के सदस्यों की संख्या कुल संख्या घटकर 299 रह गई, ठीक है। 299 रह गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। 299 में से पहले कितना था? 389 था, ठीक है। 389 पे था पहले, जैसे पाकिस्तान का डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद कितना? 299 रह गया, ठीक है। 299 में से भारतीय प्रतिनिधि कितना था? तो 229 को भारतीय प्रतिनिधि, और भारतीय रियासत रियासत कितना था? 70 प्रतिनिधि, ठीक है, शामिल थे इसमें। भारतीय संविधान के निर्माण में उसका अंगीकृत होने का संविधान सभा के कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को अंगीकृत मतलब बनने में कितना टाइम लगा था? उसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आपसे पूछेगा बताइए भारतीय संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसको, ठीक है।
ज्ञातव्य है कि राज्यसभा वेबसाइट पर इन संदर्भ में 2 वर्ष 11 और 17 दिन का समय मिलता है, जिसके कारण संभवतः संविधान सभा द्वारा अंगीकृत होने किए जाने के 2 दिन के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया जाना था। ठीक है, ये कुछ नहीं था, इसको हटाइए। इसके लिए कुल कितना अधिवेशन हुआ था? देखो, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुआ था, कुल 165 दिन लगा था इसको बनाने में। ठीक है, संविधान को बनाने में कितना लगा था? 11 अधिवेशन लगा और 165 दिन लगा, जिसमें से 114 दिन संविधान संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 14 दिन तक संविधान के प्रारूप विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 11वें अधिवेशन कब था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हम लोग संविधान को क्या किए? संविधान को अंगीकृत किए। देखिए, संविधान को अंगीकृत करना और संविधान को लागू करना दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आपसे पूछेगा संविधान को अंगीकृत कब किया, तो आपको बोलना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भाई अगर बोलेगा संविधान लागू कब हो गया, संविधान लागू के बारे में पूछेगा। ठीक है, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। लेकिन संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। दोनों डिफरेंस है। ठीक है, 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 ईस्वी के समयवत हुआ, जब सदस्य द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया था। ठीक है, जिस टाइम संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी को लागू हुआ था, उस दिन क्या 284 सदस्य ने इसके ऊपर साइन किया था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आपसे पूछेगा, आप बताइए संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रमित किया गया था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए, आपसे पूछ देगा, बताइए संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आप क्या बोलेगा? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। फिर बोलेगा संविधान को कब अधिनियमित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान को कब आत्मर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल महिला की सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, आपसे पूछेगा संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितनी महिला शामिल हुई थी? प्रथम बैठक में 208 सदस्य और 9 गो महिला शामिल हुई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी कितनी, तो 15 गो संख्या थी। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पहली बैठक में कितना आदमी हुआ था और टोटल महिला कितनी थी? ठीक है, पहली बैठक में 9 महिला शामिल हुई थी, लेकिन टोटल महिला कितना? संविधान सभा में 15 महिला। ठीक है, जिसका नाम देखिए क्या क्या नाम था। नाम था उनका विजया लक्ष्मी पंडित जी, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू जी, सुचिता कृपलानी जी, पूर्णिमा बनर्जी जी, और उसके लीला राय जी, जी दुर्गा बाई, उसके बाद हंसा मेहता जी, कमला चौधरी जी, रेणुका रे जी, मालती चौधरी जी, एवं दक्षियान वेलाधुयान जी, एवं बेगम एजाज रसूल जी, एनी मस्करनी तथा अम्मू स्वामीनाथन जी। ये सभी क्या, ये सभी 15 महिलाएं थे जो संविधान सभा में शामिल हुई थी। ठीक है, ओके, उसके बाद था ग्रेन विलिया ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। आपसे ये पूछेगा, बताइए ये किसका कथन था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था? ये संविधान किसे था? ऑस्टिन का था। किसका था? ऑस्टिन का था। ठीक है, ऑस्टिन का था। ठीक है, और जो संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग कौन नहीं लिया था? संविधान सभा के प्रथम बैठक में हैदराबाद भाग नहीं लिया था। उसके बाद पाकिस्तान का मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने क्या कहते हैं, संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, बहिष्कार किया था इसको। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें, और एक चीज और याद रख लीजिएगा कि उसके बाद VT कृष्णाचार्य जी, SG मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 46 ईस्वी को संविधान सभा का जो अध्यक्ष चुना गया था, किसको चुना गया था? इसको राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? VT कृष्णाचार्य जी, SG मुखर्जी को। ठीक है, और सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार इसको नियुक्त किया गया, आपको बता ही दिए। इसका सचिव किसे चुना गया था? ठीक है, संविधान सभा का सचिव चुना गया था
बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर को क्या कहे, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर का क्या है, इसका सचिव चुना गया, ठीक है। उसके बाद मुख्य प्रारूप सलाहकार एल एन मुखर्जी को बनाया गया, ठीक है। उसके मुख्य संविधान अंग्रेजी में, मूल संविधान किस भाषा में था, मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। हिंदी में संविधान को जो ट्रांसलेट किया था उसका नाम था बसंत कृष्ण, वृष्ण कृष्ण वैद्य नाम था, वृष्ण कृष्ण कृष्ण वैद्य नाम था उनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें कि मुस्लिम लीग सदस्य शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। हालांकि इसके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये सभी हमारा संविधान सभा से रिलेटेड बातें थी। अब चलिए हम लोग सीधा इसका क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। कब किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ईस्वी में। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने रखा था, जिसमें कि एम एन रॉय जी का नाम इसमें शामिल होता है, ठीक है। इसका होता है 1934 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा यह विचार रखा गया था, ठीक है। चलिए आंसर होता है इसका ए नंबर। बाकी इसका डिस्क का नाम देखते हैं। मई 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी का आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई। एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। किसने रखा था? एम एन रॉय जी ने रखा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन रॉय जी ने। एम एन रॉय जी ने स्वतंत्रता से पहले ही संविधान सभा का विचार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्त कि निम्नलिखित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए, निर्माण का संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? साइमन कमीशन ने, भारत सरकार मिशन 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो भारतीय संविधान का निर्माण का जो प्रस्ताव पहले रखा था क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसे? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन की योजनाओं के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना था? 8 लाख पे, 10 लाख पे, 12 लाख पे, या 15 लाख? मैं आपको उस टाइम में बताए थे कि जब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पे क्या था, उसको चुनना था, ठीक है। चलिए इसका नाम देख ले। इसका आंसर क्या हो? 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब आया? वर्ष 1946 ईस्वी में भारत में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पे संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या का आधार पर होना था, ठीक है। इसके तहत मोटे तौर पे प्रति 10 लाख व्यक्तियों के रूप में प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। तो कितना था इसका आंसर? तो प्रत्येक 10 लाख पे होगा। प्रत्येक 10 लाख के प्रतिनिधि पे एक वो जो है ना, प्रत्येक 10 लाख के प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या, प्रत्येक 10 लाख के व्यक्ति पे एगो प्रतिनिधि होगा, ठीक है। उसके निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए। कैबिनेट मिशन कब आया था? देखो, कैबिनेट मिशन आया था 1946 ईस्वी में, ठीक है। इसमें कौन कौन था? सर पैंथिक लॉरेंस था, सर पैंथिक लॉरेंस था, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस, देखिए उनके पैंथिक, और यहाँ पे दिया ही है, तो पैंथिक लॉरेंस जी था, ए बी अलेक्जेंडर थे, एंड स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों आदमी से शामिल थे, लेकिन ये विलियम वुड इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। वर्ष 1946 में आया था, ठीक है। मई 1946 में आया था। नहीं नहीं, मार्च मार्च में, समझ आते हैं, मार्च 1946 में ये भारत पहुंचा था, ठीक है। आइए, कहाँ थे हम लोग? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में पहुंचा था। इसमें कौन कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इसमें एबीजे अलेक्जेंडर थे, और पैंथिक लॉरेंस, ये 3 गो आदमी इसमें शामिल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा का गठन किया क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन, अच्छा अच्छा अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से, सॉरी इसका अच्छा आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया यहाँ पे, देखिए इसको सही सुधार लेते हैं हम लोग। देखो, भारतीय संविधान संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया ना, किसके अनुसार? क्रिप्स मिशन के अनुसार नहीं होगा, 1946 कैबिनेट मिशन के अनुसार होगा। किसके? कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार होगा। देखो, संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद को उपसभापति थे, बताइए। 1946 ईस्वी में जो निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, बताइए। उपसभापति कौन? जवाहरलाल नेहरू जी थे, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, सी गोपालाचार्य जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू जी कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, ठीक है। देखो, 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कार्यभार संभालेगी। कब संभालेगी? 2 सितंबर 1946 ईस्वी कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें से कार्यपालिका परिषद का पालन अध्यक्ष था, तो जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू क्या उपाध्यक्ष उपसभापति बनाया गया, वही कार्यपालिका परिषद पालन पालन अध्यक्ष था इसका, ठीक है। वायसराय को उसका कार्यपालिका परिषद का पालन अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, बताइए। जब 1946 ईस्वी में गठित गठित सरकार हुई थी, उसमें प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था, बताइए। सी राजगोपालाचारी तो ये थे ही, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी भी तो थे ही, जगजीवन राम भी थे, लेकिन ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी इसमें उस टाइम शामिल नहीं थे, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 ईस्वी को 24 अगस्त 1946 ईस्वी को घोषणा के तहत नव निर्वाचित विधानसभा में 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम जी क्या थे? श्रम मंत्री थे, और डॉक्टर राधाकृष्णन जी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आता है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, या बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता? बताओ क्या हो जाएगा। देखो भैया, सिंपल सा बात, बेबेल का योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम के सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये बात बिल्कुल सही है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, नहीं भैया, ये वाली बात गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कथन तो सही, लेकिन कारण क्या होगा? गलत हो जाएगा। देखो, वेवेल योजना, ठीक है, अक्टूबर 1943 ईस्वी में लिनलिथगो के स्थान पे आर्कबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से 1945 ईस्वी में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से प्रस्ताव विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 ईस्वी में उन्होंने प्रस्ताव को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया, ठीक है। कब आया बेबेल योजना? 1945 ईस्वी में, ठीक है। वेवेल योजना के प्रस्ताव से कार्यकारी परिषद में मुसलमानों सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होना था, ठीक है। वेवेल योजना में क्या कहा था? वेवेल योजना ने कहा था भैया, कार्यकारी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर होना है। परिषद परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों को भारतीय होना होगा, ठीक है। जितने कमांडर एवं वायसराय में कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी सदस्य उसमें होंगे वो सभी भारतीय होंगे, उसके भेवल योजना में यह बात कही गई थी। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों की द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना
और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे कि भारत का विभाजन रुक सके। ठीक है, सिंपल सा बात है। आपसे पूछेगा बेबेल योजना कब आया? बेबेल योजना 1945 ईस्वी में आया था। बेबेल योजना के तहत कहा गया था कि जितना भी मुस्लिम संख्या है थी कार्यकारी परिषद में जितने भी मुस्लिम संख्या होंगे उसी ना ही भारत में हिंदू की भी संख्या होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला था कमांडर इन चीफ एवं वायसराय का छोड़ के जितने भी और सब भाग होंगे वो सब मुसलमान, वो सब भारतीयों के लिए होगा, ना कि किसी एक जाति के लिए। ठीक है, ओनली भारतीयों के लिए होगा। ठीक है, और उसके बाद से एक देश से मिला समझौता बुलाया गया था, बोला था जितना जल्दी कि युद्ध समाप्त कर लिया जाए और संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो इनका जो मेन चीज था, ये उसका जो बेबल योजना का उद्देश्य था, राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारतीयों को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना एवं संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर में। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? बताओ, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था? नहीं भैया, संविधान सभा जो था वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि शिक्षा पे, संस्कृति पे, शिक्षा संस्कृति और क्या कहते हैं लोगों के ऊपर लोगों के अथी पे था, क्या कहते हैं लोगों की जनसंख्या पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, चलिए, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था क्या? यह बात था? नहीं, ये अप्रत्यक्ष पर निर्वाचन का परिणाम था। यह भी गलत भाई, ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का था। ठीक है, उसको यह बहुदलीय निकाय थी। हाँ भैया, ये तो भैया बहुदलीय निकाय थी, यह बात सही है। इसमें अनेक समितियों का माध्यम से कार्य किया गया था। हाँ, यह भी बात सही कि इसमें अनेक समितियों के थ्रू इसमें कार्य किया गया। जैसे क्या कहते हैं झंडा समिति हो गया और परवल समिति हो गया और क्या कहते हैं ये सब समितियां थी इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन क्या बोलता है? डिस्कशन बोलता है संविधान सभा के गठन के लिए राजाओं को विधानसभा का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ठीक है, संविधान सभा कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इन सभा में अपने कार्यों को संचालन करने के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या 3 और 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? बताइए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था? बात तो बिल्कुल सही है, आधारित नहीं था। यह प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली के निर्वाचन का परिणाम था? ना भैया, ये अप्रत्यक्ष था। ठीक है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। नहीं, ये बहुदलीय संरचना थी, ये भी बात गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत करते थे। हाँ, ये बात सही हो जाएगा। 1 और डी, 1 और 4 इसका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 ही में क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? बताइए, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। इसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या यह बात सही है? कौन सा कथन सही है? नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति नहीं था, लेकिन बहुत सी समितियों से काम तो किया गया था। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, इसमें बहुत से समितियों के द्वारा मदद से काम किया गया और इसमें क्या प्रारूप समिति इसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके बाद बोलता है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई हुआ, इंग्लो इंडिया हुआ, पारसी हुआ, को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ भैया, बिल्कुल ये भी बात सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर किया गया था। अरे भैया, यही तो गलत है, वैश्य मताधिकार पे नहीं हुआ था। ठीक है, गलत है। ठीक है, इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 का अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल ये भी बात सही है कि कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के मताधिकार पे इसमें ये सीमित था, ना कि वैश्य मताधिकार पे। ये सही है। क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा गलत है? गलत कौन सा हो जाएगा? सी नंबर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। ठीक है, आइए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वैश्य मताधिकार के आधार पर। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार का मतदान प्रदान किया गया था। ठीक है, सभी को मताधिकार का प्राप्त नहीं था। क्या सभी को मताधिकार प्राप्त था? नहीं भैया, सभी को मताधिकार प्राप्त उस टाइम नहीं था। ठीक है, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर पे।
13 नंबर क्या कहता है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, या विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, चुना गया था। देखो भैया, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्य था, उसको किसके द्वारा चुना गया था? उसको चुना गया था विभिन्न प्रांतों के संविधान सभा द्वारा चुना गया था, ठीक है, इलेक्शन करके। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य, बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोग तथा लोग द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित हुए थे, या प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा सर्व संवैधानिक मामलों में उसकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? नहीं भैया, हमारे भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से जो विधानसभा का सदस्य चुना गया था, उसको प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया। किसे? प्रांत विधानसभा के द्वारा निर्वाचित किया गया। सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए आंसर। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय के शासकों के नामांकन द्वारा, भारतीय प्रांतीय सभा द्वारा। तभी जैसे हम लोग देखें प्रांतीय सभा द्वारा, ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन। देखो, सचिदानंद सिन्हा जी क्या थे? ये वो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे ये? वो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये थे वो अस्थायी अध्यक्ष। वही राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बोले, ये अस्थायी, ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। ये थे अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? ये सचिव थे, भीमराव अम्बेडकर सचिव थे। और उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे इसके कृष्णाचार्य जी थे, वी टी कृष्णाचार्य जी, एस जी एच सी मुखर्जी। क्या होगा? एच सी मुखर्जी, मुखर्जी एवं वी टी कृष्णाचार्य जी, वी टी कृष्णाचार्य, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वी टी कृष्णाचार्य जी, एस जी मुखर्जी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। उसके सचिव कौन थे? इसका भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए। संवैधानिक सलाहकार, यहाँ लिख देते हैं संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव, बी एन राव थे, बी एन राव, ठीक है। संविधान सलाहकार कौन थे? बी एन राव जी थे, ठीक है। और मूल संविधान कौन किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। इसका हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जगह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है? प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब द्वितीय संविधान सभा का बैठक हुआ, तो उसमें से क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। और उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचार्य जी उपाध्यक्ष, ठीक है। संविधान सलाहकार बी एन राव जी को चुना गया, ठीक है। उसके बाद के सचिव भीमराव अम्बेडकर को। आइए यहाँ आते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आप सभी जानते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने प्रथम अध्यक्षता की थी उन्होंने, वो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे। फिर दूसरा दूसरा जब संविधान सभा का गठन हुआ ना, उसमें जाके चुना गया अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी उपाध्यक्ष, सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता की गई थी, बताइए। जब भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946। 1946 क्या इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। उस टाइम कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत की संवैधानिक निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, या भीमराव अम्बेडकर जी, श्री अय्यर जी, जवाहरलाल नेहरू। आप तो सीधा जानते हैं, आप लोग सीधा मानिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के कौन थे? बताइए। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के थे, ठीक है। सी गोपालाचार्य जी तो नहीं थे यार, ये तो थे, क्या कहते हैं,
एस.सी. मुखर्जी थे, वी कृष्णाचारी जी थे इसके उपाध्यक्ष, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के मनोनीत उपसभापति कौन थे बताइए। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे बताइए। उपसभापति प्रथम कौन थे? टी.सी. कृष्णाचारी थे, टी.टी. कृष्णाचारी या वी.टी. कृष्णाचारी जी थे, या एच.सी. मुखर्जी थे, या फ्रैंक थे। आपसे पूछेगा संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, वो होंगे फ्रैंक एंथोनी जी। प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन से उपसभापति थे? उपसभापति कौन थे? उपसभापति थे, ये कहते हैं फ्रैंक एंथोनी जी, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन कौन था उसके बाद जी? वी.टी. कृष्णाचारी जी और एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और प्रथम जो उपसभापति किसे बनाया गया तो उसे फ्रैंक एंथोनी जी को। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम जिसके अस्थायी कहते हैं उसे कहते हैं फ्रैंक एंथोनी जी। बाकी बाद में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष किसे चुना गया? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य जी को। किसको? वी.टी. कृष्णाचार्य की। टी.टी. मत मारिएगा, वी.टी., ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी 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 उपसभापति अध्यक्ष अस्थायी या उपसभापति सच्चिदानंद सिन्हा जी को मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा का पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे, ठीक है, पहले अस्थायी उपाध्यक्ष। फिर आइए आते हैं संविधान सभा की स्थापना की गई, बताइए संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की गई, आप सभी को पता हो गया, आप ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कौन थी? तो प्रथम बैठक का समझ गया, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक, प्रथम संविधान सभा की स्टार्टिंग, प्रथम संविधान सभा का प्रथम बैठक ये है, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो गठन संविधान सभा का गठन कब हुआ? वही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को उसका गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का गठन, पहली बैठक, शुरुआत सब कह सकते हैं, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? वही अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार शुरू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वही क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आप सभी मारिएगा इसका, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत को एक संविधान का प्रस्ताव प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, बताइए। भारत के एक संविधान 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 देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया? तो ये हो गया था आपको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। इसमें मत मार दीजिएगा भैया, बोल रहा है यहाँ पे भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जब पारित किया, कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को देखो, प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन इसके एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। इससे आगे चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बन गया, ठीक है। प्रस्तावना प्रारूप यही उद्देश्य प्रस्ताव बन गया था, ठीक है। इसको कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक्सेप्ट कब किया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को रखा था। एक्सेप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बताइए। संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, क्या बोलता है? भारतीय संविधान के निर्माण के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान सभा के निर्माण पर असर था, या उद्देशिका का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है? ये बात भी बिल्कुल सही है गुरु। अब आता है, आप बोलिए। संविधान को अरे भाई थोड़ा ऊपर कर दो। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था कि यह बात सही है? बिल्कुल भैया, ये आदेश सही है, ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नहीं, उस टाइम यह बात सही नहीं था, ठीक है। चलो सिर्फ 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देखो संविधान संविधान सभा के तहत तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन, अच्छा राज्य का मुखिया कौन? राष्ट्रपति हुआ। क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन लोग सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं? नहीं, बल्कि वो प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि के माध्यम के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखो कुल जो है ना 12 अधिवेशन हुए थे, और कितना कितना अधिवेशन में आप, तो आपको पूछेगा कितने अधिवेशन में इसको अंगीकृत कर दिया गया था। 11वें अधिवेशन में इसको, 11वें अधिवेशन में संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत अंगीकृत। और संविधान लागू होने तक में कितना संविधान सभा हुआ था? 12 को संविधान सभा हुआ था लागू होने तक में, ठीक है। देखो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा का एक और अधिवेशन हुआ 24 जनवरी 1950 को, समयबद्ध हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया इसी दिन, ठीक है। तो टोटल कितना टोटल हो गया? 12 अधिवेशन, ठीक है। टोटल कितना? 12 अधिवेशन। बोले क्यों अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था? तो भैया 11वें अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था, और 165 दिन लगा था। 2 वर्ष 2 वर्ष 11 महीना 8 दिन, ठीक है, संविधान सभा बनने में लगा था टाइम। चलिए, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? अंतिम बैठक तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, 12वां अधिवेशन था ये, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 का, 26 जनवरी 1950 नहीं है, नहीं, उस दिन क्या हुआ? थी 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकृत अंगीकृत। और लागू कब किया गया? या 26 जनवरी 1950 को, 1950 को क्या लागू किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? देखो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। संविधान निर्माण में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। सूची एक्स को सूची वाई से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। बताइए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पहले थे किसके? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपसे पूछेगा वीटी कृष्णाचार्य जी को मारिए, एस सी मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष, तो कंफ्यूजन में डाल दिया, एच सी मुखर्जी भी थे, वीटी कृष्णाचार्य दोनों थे, ठीक है। तो चलिए इसका दे देते हैं, एस सी मुखर्जी को डालिए। सबसे पहले एस सी मुखर्जी थे, उसके बाद कृष्णाचार्य जी कुछ हुआ था, ठीक है। वीटी एस सी मुखर्जी हो जाएंगे। फिर प्रारूप समिति के कौन हो जाएंगे? प्रारूप समिति का आपको हो जाएंगे के एम मुंशी जी। कहाँ है? यह प्रारूप समिति है, ठीक है। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा का अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? देखो राजस्थान का जो हो जाएगा, हाँ, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे हमारे वीटी कृष्णाचार्य जी, ठीक है। इसमें संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? एच सी मुखर्जी, ठीक है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी जी। संविधान की राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वीटी कृष्णाचार्य जी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष, वो अस्थायी उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। आपसे पूछेगा पहला वो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा नामांकित किया गया था। एस सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सलाहकार आप सभी को बताए थे बी एन राव जी। बी एन राव जी संविधान सलाहकार थे। भीमराव अंबेडकर जी सचिव थे। राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष थे। के एम मुंशी जी क्या थे? के एम मुंशी जी क्या थे? के एम मुंशी जी कुछ नहीं थे, ठीक है। के एम मुंशी जी कुछ थे क्या? नहीं, के एम मुंशी जी कुछ नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भीमराव बी एन राव का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म देता है, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव था इनका, ठीक है। क्या नाम था? बेनेगल। बी एन राव का क्या होता है? बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव थे, ठीक है नाम इनका। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बताइए प्रथम प्रारूप किसने किया था? तो ये तो एम एन राव जी ने किया था, ठीक है। बी एन अच्छा
भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भीमराव अम्बेडकर या बी.एन. राव द्वारा या के संथानम द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा? तो इसका क्या था? बी.एन. राव के द्वारा क्या कहते हैं, प्रथम संविधान का प्रारूप तैयार किया गया किससे? बी.एन. राव के द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे भैया? बी.एन. राव जी था। इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष समक्ष संविधान मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं बी एन राव के मूल प्रारूप 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। आइए, भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ किया हुआ था? बताइए, तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, देखिए तृतीय वाचन जिसका प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 ईस्वी को था। 17 नवंबर 1949 ईस्वी को है क्या? 17 नवंबर तो इसमें है ही नहीं यार। 17 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये संविधान सभा के, ठीक है, संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। ठीक है, 17 नवंबर से लेकर 1949, 17 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तृतीय वाचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? बताइए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है, कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। स्वीकृत अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, स्वीकृत पूछेगा, उसके बाद आत्मर्पित करेगा, आत्मर्पित करेगा। ठीक है, ये सब अगर आपसे पूछा जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मालूम है। ठीक है, फिर आते हैं भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लागू जब पूछेगा, लागू कब किया गया? जब लागू करने का बात होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू का बात। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, नॉट नवंबर में जाइएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो उसमें अपनाया गया, आत्मर्पित किया गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, अभिभूत किया गया, अंगीकृत किया गया, ये सब क्या होगा? 26 नवंबर 1949 में होगा। ठीक है, 43 नंबर में आइए, बोलते हैं संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में नाम बनाया था, इसलिए बिल्कुल ये बात सही है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार कांग्रेस ने मनाया था, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का विचार रखा गया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। देख लीजिएगा थ्योरी इसका थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आजादी से पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था, परंतु 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाता है तो बताइए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाता है? आप सभी मनाइएगा संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे जी, और कब मनाएंगे? सॉरी, 26 नवंबर को मनाते हैं, नॉट जनवरी को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? बताइए, भारत संविधान कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मनिर्भर किया गया, कह सकते हैं। ठीक है, 46 नंबर में कहता है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, और क्या?
भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, बताइए भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था किसके? 26 जनवरी 1900, सॉरी क्या बोलते हैं, अंगीकृत और अधिनियमित बोल रहा है, इसका मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस दिन क्या हुआ था? लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? लागू। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताओ भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताओ कि बम्बई प्रेसिडेंसी के थ्रू हुआ था, ठीक है। देखो वर्ष 1946 ईस्वी में, वर्ष 1946 ईस्वी में संपन्न भारतीय संविधान के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। पुनः सीट के लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त रिक्त की थी, ठीक है। एम आर जयकर ने क्या किया था? पुनः से त्याग पत्र दे दिया था बेचारा ने, उसके बाद इनका क्या हुआ था? जाके इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। यद्यपि ए में पश्चिम बंगाल है तो फिर भी यह अभिष्ट संख्या विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव पूर्व बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य करने का मौका मिला था, ठीक है। आइए भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो देखो भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गया, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, अम्बेडकर अम्बेडकर का जन्म कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इसकी मौत होगी। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। इसकी मृत्यु कब हो गया दोस्त? इसकी मृत्यु होगा 56 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया बेचारा का मृत्यु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन किया गया था। क्या क्या इसमें सही है, बताइए। देखो भैया, सिंपल सा बात है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। क्या यह बात सही है? बिल्कुल भैया, यह बात सही है। फिर बोलता है दूसरा नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। बिल्कुल सही बात है कि फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई थी। यह भी बात सही हो जाएगा, ठीक है। आओ देखो नवंबर 1932 ईस्वी में, हाँ, लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबे को भारतीय रियासतों की एक संघ के आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। सिंपल सा बात है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, किस लिए हुआ था? वो क्या कहते हैं, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जांच करने के लिए तीन गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। प्रथम, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। हमारा जो कांग्रेस था, महात्मा गांधी जी कांग्रेस की ओर से सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्रथम सेकंड तृतीय तीनों गोलमेज में शामिल होने वाला आदमी जो था वो भीमराव अम्बेडकर था, ठीक है, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। क्या ये बात सही है गुरु? बिल्कुल भैया, भारत का संविधान तो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। क्या इसको एक गृहीत संविधान कहता है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल भैया, ये बात सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है गुरु। तो इसका ऑप्शन होगा B नंबर, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लीजिए। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान को तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसमें गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन मकान दोनों सही है, परंतु एक दूसरे का व्याख्यान है। आपसे पूछेगा क्या भारत का संविधान गृहीत संविधान कहा जाता है? बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है।
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ये जो मौलाना आजाद जी है, मौलाना आजाद जी ने ही भारत संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। क्यों कही थी ये बताते हैं। देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था? ये हमारे महात्मा गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी ने कहा था जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। ठीक है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन इसे किया नहीं गया क्योंकि राजनीतिक लाभ इससे होने वाले था, इसलिए इसको नहीं किया गया। ठीक है। भारत स्वतंत्रता में उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए था। आइए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में किसने कहा था एक संविधान संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसके नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, इनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, इसमें राष्ट्रहित सब कुछ जरूरी है। ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, इनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये बात हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा था। उन्होंने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को उन्होंने भाषण देते हुए ये बात कहा था। ठीक है। चलिए आते हैं 55 नंबर। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन था हमारे किसका? मोरिस जोन्स का, या हार्ड गेवर जूनियर का, या एलेक्जेंड्रो विच का, या आइवर जोनिंग का यह कथन था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। ठीक है, किसने कहा था? आइवर जोनिंग ने यह बात कहा था। ठीक है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी, कांग्रेस भारत का था? ये तो आप सभी जानते हैं, तो ऑस्टिन साहब ने कहा था ये बात। ठीक है, किसने कहा था? ऑस्टिन ने यह कथन दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का। यह वक्त प्रथम पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार कौन था? ग्रेनविल ऑस्टिन का यह कथन है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? देखो, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी और प्रथम संविधान सभा में 9 महिला शामिल हुआ था। ठीक है, टोटल कितने थे? 15 महिला। ठीक है, ठीक है। आइए, संविधान सभा की कुल प्रमुख समितियां, चलिए इसका समिति भी देखिए लीजिए। ठीक है, कितना थोड़ा बहुत क्वेश्चन होगा इसका, उसको भी देख लेते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सही रहेगा, जल्दी खिंचा भी जाएगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद करने वाला। ठीक है, देखो संविधान सभा के प्रमुख समितियां, ठीक है, इसको थोड़ा याद करने वाला और कुछ नहीं है। देखो, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समिति का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां में उनके अध्यक्ष का विवरण इस प्रकार। देखो, समिति क्या क्या है? संघीय समिति कौन होगा? संघीय संविधान समिति का कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रक्रिया समिति या नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रक्रिया समिति हो जाएंगे। संचालन समिति भी राजेंद्र प्रसाद होंगे, जो प्रक्रिया बनाएगा वही संचालन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। प्रारूप समिति कौन हो गया? प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे इसको। मूल अधिकार उप समिति आपसे पूछेगा, मूल अधिकार का उप समिति कौन हो गया? जेबी कृपलानी जी मूल अधिकार के उप सभापति हो जाएंगे। अल्पसंख्यक के उप सभापति कौन हो गया? एच.सी. मुखर्जी। आपसे पूछ देगा अल्पसंख्यकों जनजातियों का थी सलाहकार समिति, तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। उप समिति पूछेगा, एच.सी. मुखर्जी जी।
पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के संबंधी उपसमिति कौन होंगे? गोपीनाथ बारदोली, ठीक है। अपवर्जित अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति कौन होंगे? ए बी ठक्कर हो जाएगा, ठीक है। संघ या शक्ति के संबंधी समिति, ठीक है, संघ या शक्ति संबंधी समिति, संघ संघ से जो भी चीज होगा कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा। कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर आइए प्रांतीय संविधान समिति, बताइए प्रांतीय संविधान समिति कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। कार्य संचालन कौन होंगे? कार्य संचालन के एम मुंशी जी। कार्य संचालन समिति संबंधी समिति कौन होंगे? के एम मुंशी जी, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति पूछेगा, प्रांत जो पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। कार्य संचालन कौन है? के एम मुंशी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सदन समिति कौन है? सदन समिति, सदन का वी पट्टाभी सीतारमैया। सदन समिति कौन है? वी पट्टाभी सीतारमैया जी। राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा के कार्यकारण कौन हो जाएंगे? जेबी मावलंकर हो जाएंगे। राज्यों संबंधी समिति बताइए, राज्यों संबंधी समिति कौन हो जाएंगे? राज्यों संबंधी समिति होंगे और राज्य से रिलेटेड का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। वित्त एवं स्टाफ समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वित्त एवं स्टाफ समिति हो जाएंगे। अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार, ठीक। उसके बाद आता है प्रत्यय पत्र, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर हो जाएंगे। देखो प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और कुल 7 गो सदस्य अलग से था, ठीक है। ये आपसे पूछता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 गो सदस्य अलग से 8 गो सदस्य टोटल था इसमें। इसमें भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, उसके सिवा कुल और 7 गो सदस्य थे। और कौन कौन था उसको थोड़ा ध्यान में देख लीजिए, क्वेश्चन में आता है। एन गोपाल स्वामी अयंकर जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, के एम मुंशी जी, मोहम्मद अब्दुल्ला जी एम बी एल मित्रा एवं डीपी खेतान शामिल थे, ठीक है। डीपी खेतान शामिल थे, ये याद करना चाहिए इसका, ठीक है। पहले गोपाल स्वामी अयंकर जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, के एम मुंशी जी, मोहम्मद सदुल्ला जी एवं बी एल मित्रा एवं डीपी खेतान शामिल थे। अच्छा 7 आपसे पूछेगा प्रारूप समिति में कितना सदस्य था? 7 सदस्य था, ठीक है। 7 सदस्य था, जिसमें एक अध्यक्ष था भीमराव अम्बेडकर और 6 गो अलग से था। गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, बी एल मित्रा जी, डीपी खेतान आदि शामिल थे, ठीक है। पर बोलेगा प्रारूप समिति में कौन नहीं था बताइए। फिर आता है बाद में बी एल मित्रा के स्थान पे एन माधव राय को शामिल किया गया था तथा डीपी खेतान खेतान को, अरे भाई आ जाओ, खेतान के वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णाचार्य जी को कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया था, ठीक है। आपसे पूछेगा टीटी कृष्णाचार्य को किसके मौत पे शामिल किया गया था? डीपी खेतान के मौत पे, ठीक है। तथा झंडा समिति का गठन जो है संविधान निर्माता परिषद 23 जून 1947 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। झंडा समिति का गठन, इसके अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया था। अन्य सदस्य भी थे, अबुल कलाम आजाद जी थे इसमें, सरोजनी नायडू जी थी, सी राजगोपालाचारी थी, के एम मुंशी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, जनता समिति में शामिल। आइए अब इसका क्वेश्चन लोग देखते जाते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था बताइए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा इसके? जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी। इसके भीमराव अम्बेडकर किसके हो जाएंगे? भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किसके हो जाएंगे? ये हो जाएगा प्रारूप समिति के सदस्य हो जाएंगे। जेबी कृपलानी जी किससे रिलेटेड थे? जेबी कृपलानी जी का तो नाम नहीं सुने हैं। जेबी कृपलानी थे वो किस चीज का है? जेबी कृपलानी किसका थे भाई? जेबी कृष्ण कृपलानी जी, हाँ, मूल अधिकार उप समिति थी, मूल अधिकार उप समिति थी, ठीक है। जेबी कृपलानी कौन थे? मूल अधिकार उप समिति थे, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति कौन थे? जेबी कृपलानी जी, ठीक है। और अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, ठीक है। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद एवं प्रक्रिया विषय नियमों संबंधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कार्य संचालन संबंधी समिति के मुंशी जी। आइए संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांत का कौन था? जवाब ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएगा प्रांत का, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। और इसके सदस्य थे इसमें 6 गो और सदस्य, टोटल इसमें 7 सदस्य था इसमें, ठीक है।
भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 और अन्य सदस्य कृष्ण स्वामी अयंकर जी और क्या क्या और सब आदमी थे। ठीक है, आइए यहाँ पे मिलान कीजिए, मिलान करते हैं। बताइए मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति जो हो जाएंगे इसके कार्य संचालन में, तो पूछे कार्य संचालन तो हो जाएंगे कौन? कार्य संचालन हो जाएगा कौन? के एम मुंशी जी। संघ शक्ति हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। प्रारूप हो जाएगा क्या? भीमराव अंबेडकर जी। बताओ मूल अधिकार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के हेतु सलाहकार समिति कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक पूछेगा तो कहोगे वो पटेल भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, देखो आ गया यहाँ क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? 6 गो अन्य सदस्य। टोटल सदस्य कितना था? टोटल सदस्य था 6 गो अन्य सदस्य था। ठीक है, जिसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भैया भीमराव अम्बेडकर जी। 6 गो और अन्य लोग था। कौन कौन लोग था? पहला हो जाएगा कौन? गोपाल स्वामी अयंकर जी। एन गोपाल स्वामी, GOPL गोपाल, SWAMIR गोपाल स्वामी। ठीक है, उसके बाद बोलता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला जी, BL मित्रा जी एंड DP खेतान। BL मित्रा, DP खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर एवं गोपाल अयंकर, ये सभी इनके, ये सभी था इसमें। ठीक है, खेतान जी के मौत के बाद TT कृष्णाचार्य इसमें बने थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? बताइए सदस्य कौन थे? N गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए कौन थे प्रारूप समिति का सदस्य? कौन था? अरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, अभी जस्ट में पढ़े हैं। और एन गोपाल स्वामी भी हो जाएगा, N गोपाल स्वामी, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, संविधान पांडुलेखन समिति, संविधान पांडुलेखन समिति एक निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? बताइए। मोहम्मद सादुल्ला जी थे ही। ठीक है, के एम मुंशी जी भी थे, AK अय्यर जी भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी, अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी जो न इसमें नहीं थे शामिल। ठीक है, संविधान के पांडुलेखन समिति में 6 गो अन्य सदस्य था। कौन कौन था? AK अय्यर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, उसके बाद क्या कहते हैं के एम मुंशी जी, उसके असदुल्ला जी, और क्या था उसका, 6 गो इसमें आदमी थे। ठीक है, कौन कौन था भैया, भूल जाते हैं लेकिन। गोपाल स्वामी अयंकर जी, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी, के एम मुंशी जी, सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला जी, BL मित्रा, DP खतान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा। चल लास्ट क्वेश्चन अभी है भाई साहब, रुक जाओ। संविधान निर्मातित परिषद के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, संविधान का स्रोत, देखिए आज का हम लोग का क्लास यहीं तक रहा। कल से हम लोग चलेंगे संविधान का स्रोत, बाकी और सभी टॉपिक को देख लेंगे। संविधान का स्रोत देख लेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं अनुसूचियां सब देख लेंगे कल को। ठीक है, चलिए आज का यहीं तक रहा, मिलते हैं कल, तब तक ले जय हिंद जय भारत। ठीक है।